बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है और इस समाअत का तल्लुक़ जो है वो न सिर्फ नवाज शरीफ से है, न सिर्फ जहांगीर तरीन से है, बल्कि उन तमाम सियासतदानों से है जिन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो डिसक्वालीफाई किया गया और ये डिसक्वालीफिकेशन जो है ताहयात नाअहली की सूरत में सामने आई। अब मामला ये है कि इलेक्शन करीब हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और सियासी धड़ेबंदियाँ जो हैं वो जारी हैं। पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है कि अगर यहाँ से कोई फैसला ऐसा आता है जिससे इन सियासतदानों को रिलीफ मिले तो फिर इस इलेक्शन में एक नई चीज़ जो है वो सामने आएगी, एक नया फैसला, एक नया केस जो है वो सामने आएगा। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का माइंड क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है कि इन सियासतदानों को रिलीफ मिल सके। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। इनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर हसन रज़ा पाशा साहब जो हैं माहिर कानून, वो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे और फिर मियाँ दाऊद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप पे माहिर कानून हैं। हमें इन माहिरीन से बात करेंगे कि आज जो वर्डिक्ट सामने आया, आज जो रिमार्क्स सामने आए चीफ साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन की जो तशरीह है, जो क्राइटेरिया है, उस पर तो कोई पूरा नहीं उतरता। इस पर बात करेंगे और फिर हम आने वाले जो इलेक्शन हैं उस पर भी बात करने जा रहे हैं कि जो सियासी धड़ेबंदियाँ हो रही हैं, जो इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, आखिर ये हालात जा किस तरफ रहे हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, आज बड़ी अहम समाअत थी और आपने रिमार्क्स भी सुने चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब के, और उन्होंने ये भी कहा कि जो क्राइटेरिया रखा गया है आपके उसमें, कि उसमें तो कोई कायद-ए-आज़म भी हो तो वो भी नहीं पूरा उतरते, और इवन उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं पूरा उतरा। तो उसमें आप बताएं कि ये केस जो है जाएगा किस तरफ अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिससे रिलीफ मिलता है मियां नवाज शरीफ को या बाकी जो सियासतदान हैं उनको, तो इलेक्शन कैसा देख रहे हैं फिर? जवेद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आर्टिकल 62 और 63 जो है ये ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर मौजूद थे और उस वक़्त सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर आपकी क्वालिफ़िकेशन थी और 4 ही के ऊपर आपकी डिसक्वालिफ़िकेशन थी। एक क्वालिफ़िकेशन ये थी कि आपको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। दूसरी क्वालिफ़िकेशन ये थी कि अगर आप असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और अगर सेनेट का लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। और तीसरा उसके अंदर ये था कि आप पाकिस्तान के अंदर जो रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप है वो आपने मनसूख ना करवाई हो या आप पाकिस्तान के जो है वो शहरी रह रहे हो। ये बुनियादी तौर पे 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसी तरह जो डिसक्वालिफिकेशन है, चूंकि वो भी को रिलेट है कि आप अनसाउंड ना हो, आप अनसाउंड माइंड ना हो, उसके बाद ये है कि आपका डिफ़ॉल्ट ना आप कर दें और आपने पाकिस्तान की शहरियत जो है वो ना छोड़ दी हो। तो ये बुनियादी तौर पे 4-5 चीज़ें ऐसी थी जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी। इसके अंदर पहली दफ़ा जो अमेंडमेंट आई जिसका आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिक्र हुआ, वो 1985 के अंदर जब जनरल ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने 8वीं तरमीम लेके आए। तो उन्होंने इसके अंदर जो था 8 नई चीज़ें जो है वो 62 के अंदर डाल दी और उसके बाद इसी तरह 14 नई चीज़ें जो है वो आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली। और उन्हीं 4 जो डाली गई हैं उसी में आपका सादिक और अमीन भी है, राइटियस है, सेजिस है। उसके बाद ये है कि गुड करैक्टर, जिस पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी आई। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 1985 तक कोई भी शख्स जो था वो आर्टिकल 62 के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था। अब उसके बाद 85 से आया तो जो अगला फेज आया ये 99 के ऑन बाद जो है कि जब जनरल मुशर्रफ ने इसके अंदर एक और अमेंडमेंट डाल दी जिसके अंदर ये कहा गया कि जी अब जो ग्रेजुएट्स हैं या बीए पास जो हैं वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। उसके बाद फिर जो केसेस हैं आपके फेक डिग्रीज के जो हैं या वो सारे स्टार्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट में गए और ये 62(1)(f) जो है इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो स्टार्ट हुई। अब उसके बाद जो इसका क्लाइमेक्स था वो आया 2018 के अंदर और 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई 5 मेंबर्स बेंच। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस बेंच को प्रिजाइड किया और इस जजमेंट को जस्टिस बंदियाल साहब ने लिखा। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जितनी देर उस शख्स के साथ मौजूद है उतनी देर तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई अदालत उसको सिविलियन साइड के ऊपर जो है वो सजा दे देती है या डिक्लेरेशन कर देती है
तो उसकी जो है वो लाइफ टाइम रहेगा। अब उसके बाद आया है कि एक और जजमेंट आई जो 2023 के अंदर आई, फैसल वाडा की जजमेंट आई। उसी के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लास्ट थे या जिन्होंने वो लिखा था, उन्होंने अपने ही उस व्यू से डेविएट किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो उसे रिपेंटनेस आ जाती है तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उसको उसी टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और फिर जो है 2023 के अंदर एक इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट आई 232 के अंदर, और उन्होंने कहा कि जहां पे कानून के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद नहीं है वहां पे 5 साल की मियाद जब तस्वर की जाएगी। अब डिबेट ये चल रही थी। देखें हाफिज साहब मुझे ज्वाइन किया हसन रज़ा पाशा साहब ने, मैं उनसे उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। हसन साहब मुझे ये बताइएगा सर कि एक तरफ तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला है जिसमें 5 साल की जो मुद्दत है उसका जिक्र है, और एक तरफ जो है ये आर्टिकल 62(1)(f) और 63 की शिक है, और ये दोनों जो तरमीम हैं ये एक जनरल ज़िया के दौर में हुई और एक जनरल मुशर्रफ के दौर में, कोई किसी जमहूरी दौर में ये तरमीम नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 62(1)(f) है और जो इलेक्शन तरमीम है इलेक्शन एक्ट में, तो अगर इसका कोई आपस में तकाबली जायज़ा लिया जाए तो मामला कहाँ जाएगा? देखें 62(1)(f) और 63 एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके जरिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल किया गया और उस वक्त से ये चले आ रहे हैं। अब 62(1)(f) का अगर वैसे देखा जाए कि क्या उसमें लाइफ टाइम न्यायालय का कोई जिक्र है, बल्कि कहीं भी उसमें न्यायालय का जिक्र का टेन्योर का जिक्र नहीं है कि कितने टेन्योर के लिए न्यायालय हो सकती है। व्हाट टू टॉक अबाउट लाइफ टाइम जो 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 इन मुकदमात में किया गया है। अब देखना यह है कि क्या इसको और इसका तकाबली जायजा लिया जाए जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी अमेंडमेंट का। तो कानून में 232 में ये बात आ गई कि मैक्सिमम न्यायालय जो है वो 5 साल के लिए होगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जो चीज आड़े आ रही थी वो 5 मेंबर्स बेंच का जो फैसला था जिसकी सरबराही साकब निसार साहब ने की, उसका जो फैसला था वो ये था कि उसमें उन्होंने इंटरप्रिटेशन करते हुए लाइफ टाइम न्यायालय करार दी, जो कि हम ये समझते हैं, कई दोस्तों का ये सुनने में आया कि जी कि वो कहते हैं जी जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी ये खत्म नहीं हो सकती। तो उनसे हमेशा मैंने इस बात पे डिफर किया कि आइन में तरमीम तब होती अगर 62(1)(f) में न्यायालय का मुद्दत का तयन किया हुआ होता, क्योंकि तयन कोई नहीं है लिहाजा आइन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। और यही बेटर कोर्स था जो कि 7 मेंबर्स बेंच जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने बनाया और आज इसकी हेयरिंग हुई और उसमें तमाम कौम को पता चला कि ये एक वन मैन शो था कि ज़ियाउल हक ने इसको अपने मामलात को चलाने के लिए अपने ब्लू आइड पर्सन्स को जो है वो वॉक ओवर देने के लिए ये बनाई। जिसका दिल करा सादक और अमीन करार दिया, जिसको दिल चाह उसको उठा के बाहर फेंक दिया। बहरहाल आज ये फैसला हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। एक दरमियान में एक और भी मौका आया जब जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा था कि ये आइन से बाहर निकाल देते हैं, हम मिल के इस पे करते हैं। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया था और बाद में ये जो तारीखी हकीकत है वो ये है कि यही आर्टिकल उन्हीं के सर पड़े 62(1)(f) जो है वो उनके सर पड़ा और आज वो भुगत रहे हैं। मैं समझता हूं कि जमहूरी कुव्वतों को ऐसी तमाम तरमीम जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने की या जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया, इनको फिर रिविजिट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो असल ढांचा है 73 के आइन का उसको सही सूरत में बहाल कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल 4 तारीख को फैसला आना है, देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। लग तो रहता रहा है कि पॉजिटिव ही है। ठीक है, मियां दाऊद साहब आप फरमाइएगा सर कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये डिक्टेटर की सारी तरमीम है, किसी ने 4 को 8 कर दिया, किसी ने मजीद जो है वो चेंज कर दिया, किसी ने BA की शर्त जो है वो रख दी। तो जैसे हसन रज़ा पाशा साहब फरमा रहे हैं कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्हें ऐसी तरमीम जो है वो ख़त्म करनी चाहिए कि जिसमें जो एक डिक्टेटर ने
अपने वन मैन शो के लिए, अपने मफादात के लिए ये बनाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसे वैलिडेट भी करवाया। और जैसे साकिब निसार साहब का जिक्र हुआ कि उन्होंने भी जो है वो तयन नहीं है कहीं पे कि लाइफ टाइम हो, लेकिन उन्होंने इंटरप्रिटेशन की और लाइफ टाइम कर दिया। तो आप फरमाइएगा क्या ऐसी तरमीम जो है ख़त्म होनी चाहिए जो आइन से मुतसादम भी हैं और जो सियासी निज़ाम को जो है नुकसान पहुँचा रही हैं? मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ और हसन रजा पाशा साहब ने जो अपना तज्जिया पेश किया है, मैं उससे 100% इत्तफाक करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा 7 रुकनी लार्जर बेंच है उससे ये मुतालबा करूंगा कि जो काम माजी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान गलत तरीके से करते रहे, उनके पास बड़ा बेहतरीन मौका है कि वो ऐसी तमाम आईनी तरामीम का जायजा ले लें जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है, जैसे कि 62(1)(f) और इस तरह की वो तमाम तरामीम जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर इस आइन में शामिल की गई और उसको बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो माजी के जज साहबान थे उन्होंने जस्टिस मुनीर की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए उनको अंडोज किया। और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी और जमहूरी कुव्वतें हैं बशमूल मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी के, उन सबको ये चाहिए कि वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच है उनसे ये तकाजा करें कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो तरामीम आइन के अंदर शामिल की गई हैं उनको खत्म किया जाए और अपनी नलायकी और नाकामी भी तस्लीम करें। जैसे कि पाशा साहब ने निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से मुतालबा किया कि आप इन शिक्कों को खत्म कर दें, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो हर मर्तबा जो है वो 100 प्याज और 100 जूते खाने की आदी है, वो हर मर्तबा आमराना इकदाम को सपोर्ट करती है, आमराना तरामीम को सपोर्ट करती है, और फिर जब मुस्लिम लीग नून के सर के ऊपर उन्हीं आमराना इकदाम की वजह से मलबा गिरता है तो फिर इनको जो है वो जमहूरियत याद आती है, लेकिन वक्त के ऊपर जमहूरियत जो है वो याद नहीं आती। ये बड़ा सुनहरी मौका है पाकिस्तान की कौम के लिए और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसके लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन तमाम आईनी तरमीम का जायजा ले और ले सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले सकती, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की और लग रहा है सर के हासिल है। जैसे सर समाअत सामने आ रही है और जैसे इकदाम सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले, कोई ऐसा चीज सामने आएगी आपके? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश यही करने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसी तमाम आईनी तरामीम का जायजा ले सकती है जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। जैसे कि आप 62(1)(f) की एक सादा सी मिसाल ले लें कि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो मुझे सियासत करने का भी हक देता है, पार्टी बनाने का भी हक देता है, वोट करने का भी हक देता है, लेकिन 62(1)(f) में जो एक गलत तशरीह करके आइन के अंदर तहरीफ की हमारे मौजूद जज साहबान ने, उसके जरिए उन्होंने ताहयात मेरे सियासत के ऊपर पाबंदी कर दी, मेरे बुनियादी आईनी हकूक को सलब कर लिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज साहबान जो है वो ये नहीं कर सकते कि जहां आइन ने एक लफ्ज एक मुद्दत का तयन नहीं किया तो वहां पर वो मुद्दत का तयन कर दें। अब देखें ना, बतौर कानूनी एक नुक्ता मियां साहब, सिर्फ एक नुक्ता जो है वो हाफिज साहब मैं आपको शामिल करना चाह रहा हूँ कि किसी के किरदार का तयन कैसे होगा कि एक आपके किसी आइन में या कानून में वक्त का तयन है ही नहीं, ये बहस चल रही है अभी, हमारे जो माहिरीन है वो बात कर रहे हैं, तो आप जो है वो उसका तयन करके और आप उसको लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दें, कैसे तयन किया जा सकता है? देखें, चीज़ ये है कि मैं जहाँ से बात मैंने की थी मैं उससे पे आगे लेके चलूँगा। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी जो पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आता है और उसके बाद एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर जजमेंट दी जाती हैं जिसके फार रीचिंग जो है वो आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब अगर आप ये जजमेंट आप देखें जो 2018 वाली जजमेंट है कि जिसके अंदर ये कहा गया कि लाइफ टाइम डिक्लेरेशन जो है जितनी देर तक वो डिक्लेरेशन मौजूद है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है और 18th अमेंडमेंट के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी गई।
एक ऐड ये कर दिया गया कि जब इन्होंने 62 और 63 को वहाँ पे दोबारा डिस्कस किया गया, तो वो जो मॉरल टर्पिट्यूड है जिसकी ये डेफिनेशंस के अंदर आते हैं कि आपका गुड करेक्टर है, या आपने कोई डिक्लेरेशन दिया है, या आपने कोई एफिडेविट दिया है, और उसके अंदर है, तो वहाँ के ऊपर जाके एच जो है 63(1)H वहाँ के ऊपर 5 साल की मियाद कर दी गई। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट के अंदर वो मियाद का जिक्र कर दिया गया था और 2010 के अंदर ये आ गई थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये एक देखना चाहिए था कि अगर 18वीं तरमीम के अंदर 5 साल रिट्रीएट पार्लियामेंट ने कर दिया है, तो हमें इसकी जो एक्सटेंशन है उस पर नहीं जाना चाहिए। और जो वब उन्होंने नहीं किया, फिर आप आगे उसके अंदर देख लें कि वही जज साहबान जो है, जब एक और केस आता है, कामा वाला केस आता है, ख्वाजा आसिफ वाला केस जो आता है, तो एक पहले कामे वाले केस के अंदर वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और जब ख्वाजा आसिफ वाला या उस्मान डार वाला केस आता है तो उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन और आती है। वही केस जो है समीउल्लाह बलोच का आए तो आपकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, और वही केस फासिल वाडा का आए कि उसने भी अपना जो सिटीजनशिप थी वो जब उसने एफिडेविट दिया वो ठीक नहीं था, और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि जी आप चूंकि रिपेंट कर रहे हैं या आप उस पर रिमोर्स कीजिए, तो आपको जो है इसी टाइम के लिए कर दिए। तो ये वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि चूंकि इलेक्शन का ऑनगोइंग प्रोसेस है और चीफ जस्टिस ने 7 मेंबर्स बेंच बनाए इसलिए कि वो जो एक कंफ्यूजन थी हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस की पिटीशंस भी हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की भी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जावेद भाई 2 चीजें बड़ी वाज हैं। एक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज का एक प्रिस्क्राइब टाइम है और हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस है। अब दोनों चीजें अगर टाइमलाइन या कॉन्सिक्वेंस उसके अंदर हो और उससे ज्यादा अगर ओवर एंड अबव करके चीज जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है कि जो उन्होंने एक ऐसी इंटरप्रिटेशन की थी जिसको पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ने, पाकिस्तान के पॉलिटिकल्स लोगों ने और पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनका सब्जेक्ट है, वो ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन गई है। एक ही चीज ऐसी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नलीफाई किया जा सकता है कि नहीं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है आज 7 मेंबर्स बेंच बैठा है, और जो 4 तारीख को इसका फैसला, मेरा ख्याल है यूनानिमस फैसला ये आएगा कि 232 भी ठीक है और 62(1)F जो है वो परमानेंट डिक्लेरेशन नहीं है और 5 साल से ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए इन व्यू ऑफ 63(1)G एंड H। बिल्कुल ठीक है। जैसे आज एक काजी फैसल साहब ने भी कहा कि वो जनरल ज़िया या जनरल मुशर्रफ की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि जो पार्लियामेंट है वो उसकी तरफ देखते हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।